प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम पूस की रात जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रभावी कहानी है, उसकी समीक्षा करेंगे। पूस की रात, सबसे पहले हम इसके शीर्षक पर ध्यान आकृष्ट करें तो पूस जो शब्द है वो पौष मास से है। पौष से बना है पूष, पौष का अपभ्रंश। और पौष का जो महीना है वो सर्दी का महीना होता है, तो सर्दी की एक रात का वर्णन है। अब यहाँ पर सर्दी की एक रात किसके लिए, कौन इसको काट रहा है, किसको ये रात भारी पड़ रही है, इस पर इस कहानी में हमारा ध्यान जाना स्वाभाविक है। ये कहानी तत्कालीन भारतीय समाज का एक स्पष्ट चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करती है, खींचती है। मुंशी प्रेमचंद गरीब किसान, गरीब मजदूर, आर्थिक रूप से कमजोर तबके पर लिखने वाले कहानीकार, कथाकार या यूं कहें लेखक रहे हैं। उनका ध्यान किसान और किसान की गरीबी, किसान की समस्याएं और किसान की वास्तविक स्थिति से सबको अवगत करवाना रहता था। इन सब उद्देश्यों की पूर्ति पूस की रात कहानी में की गई है। उस समय किसान किस अवस्था में, किस संघर्ष में अपना जीवन निकाल रहा था, जीवन यापन कर रहा था, कितनी चुनौतियां उसके सामने थी, उन सब का वर्णन इस कहानी में है। किसानों पर किस तरह से ऋण हो जाता था। एक कंबल जो ठंड से बचाने के लिए किसान के लिए बहुत ही आवश्यक है, वह चाहकर भी उस कंबल को भी नहीं खरीद सकता। आप सोचिए कि इससे बुरी स्थिति और क्या हो सकती है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद उस पर इतना शोषण किया जाता था कि वह मेहनत के बाद भी एक कंबल के पैसे नहीं बचा पाता था। इस कहानी में एक सेना नाम का महाजन है और वो ऋण लेने के लिए आता है। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। जब सेना आया है, पैसे मांग रहा है, उस समय तक इस कहानी का जो मुख्य पात्र है हल्कू, उस हल्कू के पास 3 रुपए हैं, लेकिन वो 3 रुपए क्यों हैं? एक एक पाई जोड़कर, एक एक पैसा जोड़कर वो 3 रुपए बनाए गए थे, इसलिए कि इस बार की जो हाड़ कंपा देने वाली ठंड है उसमें कंबल खरीदी जाएगी, इस बार कंबल खरीदेंगे। और ये सब योजना हल्कू की पत्नी ने बनाई। तो जो ही सेना आया, किसान तो डर के मारे उसे पैसे देना चाहता है, लेकिन हल्कू की जो पत्नी है वो नहीं देना चाहती। और वो कहती है कि कंबल भी यदि तुम नहीं खरीद कर ओढ़ सकते हो तो क्यों खेती करते हो? क्या हम इसीलिए जन्मे हैं कि मजदूरी करते रहें, हाड़ तोड़ मेहनत करते रहें और उसके बाद जो कुछ रुपया पेट काट कर हम बचाते हैं वो महाजन ले जाए? हल्कू जवाब देता है कि ये मेरी मजबूरी है, रुपए यदि मैं नहीं दूंगा तो मुझे गालियां पड़ेंगी, मुझे यातनाएं दी जाएंगी। और
अपने पति की लाचारी देखकर वह हल्कू को 3 रुपए दे देती है। अब हल्कू दे तो रहा है लेकिन बहुत भारी मन से, क्योंकि ये बहुत बड़ी पूंजी थी उसके लिए। एक एक पैसा किस तरह से उसने इकट्ठा किया था, कंबल लाने का सपना सजोया था, वो सपना इन 3 रुपयों के साथ ही वापस टूट रहा था। इस प्रसंग से हम अनुमान लगा सकते हैं कि कोई एक हल्कू नहीं, पूरे देश में इस तरह के बहुत सारे किसान थे। हल्कू तत्कालीन किसानों का एक प्रतिनिधि किसान है। एक झलक प्रस्तुत की है हल्कू के माध्यम से प्रेमचंद जी ने। इसके बाद आगे चलकर वो ही पूस का महीना आ जाता है और किस प्रकार हल्कू खेत की रखवाली करता है। उस ठंडी रात में चारों ओर उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता। चारों तरफ भयानक सर्दी है। केवल उसका साथी, दुख सुख का साथी, उसका कुत्ता, जिसका नाम इस कहानी में आया है जबरा, केवल एक जबरा कुत्ता है, वो उस पूस की रात में उसके साथ है। ठंड इतनी ज्यादा है कि हल्कू के पास मात्र एक जो चद्दर है, उस चद्दर से कैसे काम चल सकता है। वो चिलम पर चिलम पीता जाता है। और कथाकार ने, मुंशी प्रेमचंद जी ने वर्णन किया कि वो 9 चिलमें पी चुका था। अंदर की गर्मी उसे महसूस हो रही थी, चिलम पीने से थोड़ी राहत उसे मिल रही थी। हर बार चिलम पीने के साथ ही वो ये सोचता कि इस बार थोड़ी गर्मी हुई है शरीर में, अब मैं सोता हूँ, अब मैं कोशिश करता हूँ कि सो जाऊँ, लेकिन हर बार वो हार जाता है। वो कुत्ते को अपनी गोद में सुला लेता है कि कुत्ते की गर्मी से थोड़ी शरीर को राहत मिल जाए, किंतु ये जो साधन, ये जो तरीके हल्कू अपना रहा था, वो पर्याप्त नहीं थे, क्योंकि ठंड कई गुना इन सब साधनों से ज्यादा थी। बहुत बुरे हाल में परेशान हो गया किसान हल्कू, और देखा कि अब तो ठंड मार ही देगी। तो वह वहाँ से जाता है और बाग, खेत के पास ही एक बगीचा है, उस बगीचे से सूखी हुई पत्तियां तोड़कर लाता है और अलाव जला लेता है। जो ही आग जलती है, बड़ी राहत मिलती है उसे। और हल्कू राहत पाने के बाद अब शेष जो राख बची हुई है, जिसके अंदर अभी भी गर्मी है, उसके पास बैठा है। धीरे धीरे वापस ठंड बढ़ती है और जो राहत उसे मिल रही है उस राख के माध्यम से, उचित वातावरण मिलते ही उसे आलस आ जाता है और वो सो जाता है। नींद इतनी ज़्यादा गहरी आ जाती है कि जब पीछे से खेत उजाड़ने के लिए जानवरों का झुंड आता है, तो उसका जबरा जो कुत्ता है वो भौंक रहा है, लेकिन किसान जो हल्कू है वो दबा पड़ा है आलस्य के मारे। उसे पता भी चल रहा है कि उसके खेत को साफ किया जा रहा है। उसकी नींद टूट जाती है, लेकिन आलस्य इतना ज़्यादा कि वो फैसला करता है कि मुझे नहीं जाना। एक बार वो कोशिश भी करता है, 2-3 कदम भी चल देता है, और उसके बाद जो ही ठंडी हवा उसे लगती है, वह वापस उस अपने अलाव की जो राख है उसके पास आके बैठ के और फैसला कर लेता है कि खाने दो, फसल बर्बाद हो रही है, होने दो, क्योंकि अब उसका साहस नहीं हो रहा है। और वो वहीं पर
पड़ जाता है, या यूं कहें दुबक जाता है। पशु जो है वो सारा खेत चौपट कर देते हैं, और उसके बाद हल को बहाना बनाता है कि वो किस तरह से रात को बिल्कुल मरते मरते ही बच गया, वरना तो उसे ये पशु मार ही देते। साथ ही ये कि पेट में बहुत तेज दर्द हुआ और मैं तो पता नहीं कैसे बच गया। और उसके बाद जब देखा, सुबह हुई, नींद के बाद गहरी नींद आई, नींद के बाद सुबह हुई तो देखा कि मुन्नी आई है। मुन्नी है नहीं, उसकी पत्नी, और कह रही है कि आज क्या सोते ही रहोगे? पता नहीं आपको कि सारा खेत चौपट कर दिया है। मुन्नी बहुत अंदर अंदर से दुखी थी कि खेत पूरा पशु खा गए हैं, चर गए हैं, लेकिन हल्कू अंदर ही अंदर खुश था। क्यों खुश था? क्योंकि काम हुआ तमाम, फसल हो गई चौपट। अब कल तो इस हाड़ तोड़ सर्दी में नहीं आना पड़ेगा। अब एक किसान के लिए आप सोचिए कि फसल से प्यारी चीज उसके लिए कोई नहीं होती है, लेकिन कष्टों की पराकाष्ठा इतनी ज्यादा हो गई, कष्ट शीर्ष पर चले गए कि उसे लगा कि इस तरह की जिंदगी से तो, जिसमें संघर्ष ही संघर्ष है, कहीं कोई राहत नहीं है, ऐसी खेती क्या काम की? इससे अच्छा तो कहीं जाकर मजदूरी कर लेंगे, जिससे जो इस फसल को करने के बाद में इसके ऊपर जो माल देना पड़ता है, जो कर देना पड़ता है, क्या हमारी फसल पैदा की हुई और ये ले जाते हैं शोषण के रूप में, और हम ठंड मरते रहते हैं। तो ऐसा तो नहीं करना पड़ेगा, ऐसा सोच के और अंदर ही अंदर हल्को प्रसन्न है। ये इसकी मूल कथानक है, और इस कथा के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद बहुत सारे उद्देश्यों को अपने साथ लेकर चले हैं। तत्कालीन किसान का चित्र की प्रस्तुत किया है कि उस समय किसान कितने कष्ट में था। तत्कालीन शोषण का चित्र उसमें प्रस्तुत हुआ है कि किस तरह से सेना जैसे साहूकार किसानों का खून चूस जाते थे। कुल मिलाकर बहुत ही प्रभावी और बहुत ही विशेष कहानी की श्रेणी में ये कहानी मानी जाती है। धन्यवाद।